बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्चर ऑपरेशंस की बात की जाए कि कितनी टाइप्स के जो है ना वो कल्चर ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंसिव कल्चर के हवाले से। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक रवायाती तरीका है जो कि बहुत सालों से बांग्लादेश और इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सालों से बांग्लादेश और इंडिया के अंदर। स्पान को इकट्ठा किया जाता है वाइल्ड से और उसको स्टॉक किया जाता है पॉन्ड्स, टैंक और पैडी फील्ड्स के अंदर, और उसको इस काबिल किया जाता है कि वो एक मार्केटेबल साइज तक पहुंच सके। प्रान सीड्स की बात की जाए तो इनको दाखिल किया जाता है टाइड के अंदर और इनको ट्रैप किया जाता है पॉन्ड्स के अंदर। और नेक्स्ट इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो 5 से लेकर 6 मंथ के बाद होती है। कोई फीडिंग और कोई फर्टिलाइजेशन इसमें शामिल नहीं होती। नो फीडिंग और फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। प्राण लार्जली जो है ना वो खुराक हासिल करते हैं नेचुरल फूड से। अगर हम लोग इसकी प्रोडक्शन के हवाले से देखें कि हाउ मच प्रोडक्शन अकर फ्रॉम एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, तो इसमें जो प्रोडक्शन आती है ना इस सिस्टम में वो लेस देन 500 kg पर हेक्टेयर पर ईयर आती है। एक साल में 1 हेक्टेयर से 5 kg जो है ना 500 kg से भी लेस जो है ना वो प्रोडक्शन हासिल की जाती है। इसके अगर हम लोग फायदे देखेंगे कितना एक्सटेंसिव कल्चर से कितने ज़्यादा फायदे हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि बहुत ही कम खर्चा होता है जी। लिटिल एक्सपेंचर होता है जी। लिटिल एक्सपेंचर इज इनवॉल्व्ड। स्टॉकिंग दी पॉन्ड्स, ठीक है। पॉन्ड्स में स्टॉकिंग तक जो है ना वो बहुत ही कम खर्चा, बहुत ही कम लागत आती है। पॉन्ड्स को मेंटेन किया जाता है बहुत ही आसान। इनके जो पॉन्ड्स होते हैं उसको मैनेज करना बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही कम खर्चा आता है। आर्टिफिशियल फीड की भी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। हमने ये कहा कि जो है लार्जली फीड होता है नेचुरल फूड से, तो हम लोग ये कह सकते हैं लिटिल आर्टिफिशियल फीड इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? डू नॉट नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। कोई भी महंगे आलात की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इनकी हार्वेस्टिंग के लिए भी। और अगर जब हार्वेस्टिंग होती भी है तो बहुत ही कम लागत आती है। ये क्या है? ये सारे के सारे इससे क्या है? फायदे हैं। अगर हम लोग इसके नुकसान पे बात करें तो स्टॉक जो है ना वो इनडिस्क्रिमिनेट होता है। इनकी इतनी ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं होती है, उसको कोई जो है ना वो ज़्यादा जो फ़ायदे नहीं इससे हासिल होते। ज़्यादा स्पीशीज़ ज़्यादा स्पीशीज़ भी ऑब्टेन नहीं होती और स्टॉकिंग जो है ना नंबर कैन बी कंट्रोल्ड होती है। क्लियर है? प्रोसीजर अलो करता है एंट्री को प्रीडेटर्स को और अनडिजायरेबल स्पीशीज़ को। ये इनके बहुत ज़्यादा जब प्रीडेटर्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो खदशा बढ़ जाता है डिजीजेस का। क्लियर है? और ना सबसे मेजर ये है कि इसमें जो यील्ड है ना वो भी कोई खास हासिल नहीं होती। प्रोसीजर अलो करता है एंट्री, किसकी एंट्री? प्रेडेटर्स की और अनडिजायरेबल स्पीशीज की। इनकी ऐसी स्पीशीज जो कि जो है वो कल्चरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है तो उनकी भी एंट्रिंग हो जाती है, तो इससे क्या होता है वो नुकसान पहुंचता है। प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। यील्ड की बात की जाए तो वो भी फ्लक्चुएट होती है वाइडली। क्लियर है? ये था बेसिकली हमारे पास एक्सटेंसिव कल्चर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेमी इंटेंसिव कल्चर के बारे में। सेमी इंटेंसिव कल्चर की अगर बात की जाए तो ये इम्प्रूव्ड कल्चर है एज कम्पेयर टू द एक्सटेंसिव कल्चर। इम्प्रूव्ड कल्चर ओवर द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। कुछ रवायाती तरीकों को अपनाते हुए इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। इम्प्रूव्ड कल्चर ओवर द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव वन से जो है इसमें क्या आई है बहुत ही इम्प्रूवमेंट हम लोग को नजर आती है। इन्वॉल्व इसमें बेसिकली सिलेक्टिव स्टॉकिंग की जाती है। इसमें क्या है? सिलेक्टिव स्टॉकिंग की जाती है। इसमें इरिडिकेशन है, इसमें वीड्स और प्रीडेटर्स को निकाल दिया जाता है, उसकी इरिडिकेशन होती है, इनका खात्मा कर दिया जाता है। थ्रू आउट दी साल, पूरे साल में जो फीडिंग है ना वो एनिमल हासिल करते हैं नेचुरल से भी और आर्टिफिशियल फीड से भी। इसमें दोनों की दोनों इन्वॉल्व हैं। जबकि एक्सटेंसिव कल्चर की बात की जाए तो उसमें ज़्यादातर फीड कहाँ से हासिल की जा रही थी? नेचुरल फूड से ही हासिल की जा रही थी, ठीक है। लाइमिंग भी होती है और फर्टिलाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। और फीड कहाँ से लेते हैं एनिमल? नेचुरल से और आर्टिफिशियल फीड से। कल्चर पीरियड की बात की जाए तो उसमें 4 से लेकर 6 मंथ्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 से 6 मंथ। जबकि हम लोग एक्सटेंसिव कल्चर में देखा था तो 5 to 6 मंथ, लेकिन इसमें क्या है? 4 to 6 मंथ्स इन्वॉल्व है। स्टॉकिंग डेंसिटी जो रेट है ना जुवेनाइली का वो डिपेंड करता है
कल्चर फिश के ऊपर। वो किस पे डिपेंड करते हैं? उस फिश कल्चर पे डिपेंड कर रहा है जिसकी हम लोग कल्चरिंग करवा रहे हैं, उस फिश पे डिपेंड करता है जिसकी हम लोग कल्चरिंग करवा रहे हैं। स्टॉकिंग डेंसिटी रेट ऑफ जुवेनाइल्स इज डिपेंडेंट अपॉन दी कल्चर विद फिश आल्सो, ठीक है। अब मोनोकल्चर की अगर बात करें ना हम लोग मोनोकल्चर की, तो उसमें प्राण जो डेंसिटी है उसको मेंटेन किया जाता है 15,000 से लेकर 30,000 पर हेक्टेयर तक। क्लियर है? यानी कि एज कम्पेयर टू एक्सटेंसिव कल्चर की बहुत ज्यादा है। वहां पे हम लोगों ने लेस देन 500 की बात की थी, लेकिन इसमें क्या है 15,000 टू 30,000 पर हेक्टेयर को मेंटेन किया जाता है प्राण डेंसिटी को। क्लियर है? और ये जो डिपेंड करती है प्राण डेंसिटी एज पर और पाउंड की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। जितना बड़ा पाउंड होगा या जिस लिहाज से पाउंड होगा उस लिहाज से जो है ना वो प्राण डेंसिटी को जो है वो मेंटेन किया जाता है। ये था मोनो कल्चर के हवाले से। मोनो मीन एक, कल्चर मीन कि किसी एक स्पीशी की जो है ना इसमें कल्चरिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग फर्दर देखें तो डेट इज दी पोली कल्चर। वो क्या आ जाते हैं हमारे पास? पोली कल्चर है। पोली कल्चर डेंसिटी इज रिड्यूस्ड। पोली कल्चर में क्या होता है? डेंसिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है 50% तक, और इसको रिएट किया जाता है कंपैटिबल फिश के साथ। इसको किसके साथ रिएट किया जाता है? कंपैटिबल फिश के साथ। कंपैटिबल फिश में कैटला केटला हो सकती है, लाइब्रोहीटा हो सकती है, सिल्वर कार्प हो सकती है, और ग्रास कार्प वगैरह भी हो सकती है। अब प्राण यील्ड की बात की जाए तो उसकी रेंज होती है 284 kg से लेकर 1640 kg पर हेक्टेयर तक प्रॉन की यील्ड की रेंज होती है। ये 4 मंथ्स के अंदर जो है ना वो इतनी हम लोगों को जो है ना वो प्रॉन यील्ड हासिल होती है। 286 kg से लेकर 1640 kg पर हेक्टेयर तक 4 मंथ्स के अंदर, और ये प्रीडिक्टेबल है मोनोकल्चर के अंदर। क्लियर है? नेट यील्ड की बात की जाए तो वो 709 kg पर हेक्टेयर तक से भी ज्यादा जाती है, अप टू, ठीक है, 709 kg पर हेक्टेयर से भी ऊपर नीचे हो जाती है नेट यील्ड की बात की जाए। ये किस ड्यूरेशन में होता है? ये पॉलीकल्चर की ड्यूरेशन में होता है। मोनोकल्चर में हम लोग को 284 kg से लेकर 164 kg पर हेक्टेयर पर ईयर तक आई, लेकिन इसके अंदर 709 kg पर हेक्टेयर पॉलीकल्चर सिस्टम में। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि सेमी इंटेंसिव कल्चर के कौन से फायदे और कौन से नुकसान हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी, इसमें आ जाते हैं हमारे पास मॉडरेट फीड कॉस्ट है जी। इसमें हमने कहा था कि हम लोग नेचुरल भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियल भी इस्तेमाल की जाती है। तो मॉडरेट, इनके कुछ ना कुछ खुराक देने के लिए हमारी कॉस्ट लगती है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स से भी अवॉइड किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से भी अवॉइड किया जाता है। मेंटेन किया जाता है कॉस्ट को, लो पॉइंट की जो कॉस्ट है ना उसको मेंटेन किया जाता है कि जितना हमारे पास एक्सपेंसिव है ना कम से कम वो मेंटेन की जाए कॉस्ट को, कि जितनी हमसे इससे फ़ायदा होना है उसके मुताबिक ही हम लोग जो है ना इसकी लागत करें। लिटिल चांस होता है डिजीज़ का, इन्फेस्टेशन यानी कि डिजीज़ का क्या होता है? बहुत ही कम खदशा होता है। जबकि एक्सटेंसिव कल्चर में मैंने देखा था कि एंट्री हो रही थी प्रीडेटर्स की भी और अनडिजायरेबल स्पीशीज की भी, ठीक है। तो वहां पर मैक्सिमम चांसेस थे कि क्या हो जाए? डिजीजेस हो जाए, लेकिन इसमें लिटिल चांस है डिजीज का इन्फेस्टेशन के केस में। अब डिसएडवांटेजेस के देखें तो वही मसला आ जाता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी क्या है? इसमें मॉडरेट प्रोडक्टिविटी है। ये था बेसिकली एक्सटेंसिव और सेमी इंटेंसिव कल्चरिंग के बारे में। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटेंसिव ऑपरेशंस के बारे में कि किस तरह से जो है ना इंटेंसिव कल्चरिंग जो है वो होती है।